तो मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपीपीएससी, जीडीसी और जीआईसी से संबंधित अब आपको वीडियो मिलने प्रारंभ हो गए हैं और आने वाले बहुत कम समय में इस पूरे सिलेबस को मेरे कवर करने का मेरा प्रयास रहेगा। वैसे आप लोग जानते हैं कि पिछली बार भी यूपीपीएससी से संबंधित जो एग्ज़ाम है प्रवक्ता संबंधित, उसका पूरा पाठ्यक्रम सार्थक क्लासेस में कवर किया गया था और जिसके जो वीडियोज हैं आप लोगों ने देखे भी होंगे। थोड़ी सी रणनीति में बदलाव करते हुए, पाठ्यक्रम को सही तरीके से ध्यान में रखते हुए और जो पिछली बार की मेहनत थी उसका भी सहारा लेते हुए, एक चूँकि जैसा आप लोग जानते हैं कि समय बहुत कम है, तो एक सटीक रणनीति बना के हम पाठ्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने का प्रयास करेंगे। तो इसी क्रम में वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम पाठ्यक्रम देख लेते हैं। तो पाठ्यक्रम में भी आप देख पा रहे हैं कि इसमें सामान्य विज्ञान, वर्तमान की राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं और इतिहास है, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम सहित भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था के साथ ही भारत और विश्व का भूगोल, यानी पूरा भूगोल, पूरा इतिहास, पूरी विज्ञान के साथ ही साथ संविधान, अर्थव्यवस्था और मानसिक योग्यता और सांख्यिकी आंकड़ा विश्लेषण भी आपको पढ़ना है। सेम सिलेबस आपको जीआईसी में मिलेगा, लेकिन जीआईसी में जो मैथ का पार्ट है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। और एक लाइन और लिखी हुई जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वह है मानसिक अभ्यर्थियों से आशा की जाती है कि उपरोक्त विषयों से प्रमुखता उत्तर प्रदेश संबंधी तथ्यों की भी सामान्य जानकारी वो रखते हों। तो अब देखिए, ये सिलेबस है, इसको कैसे समझें और कैसे हम तैयारी करें। इसमें तो सारी इतिहास है, सारा विज्ञान है, सब कुछ है, क्या छोड़ें क्या पढ़ें, और समय आपके पास है नहीं। तो एक सटीक रणनीति के साथ की गई तैयारी ही आपको सफलता दिलाएगी। अन्यथा अगर आप पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने के लिए आपके पास बहुत सारा मैटर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने माइंड को डस्टबिन बनाने से बचाना होगा अगर आप सफलता चाहते हैं। क्योंकि अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास में कुछ भी नहीं छोड़ा जा सकता, आप पढ़ते रहिए। आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आप आईएएस या पीसीएस का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, आप नौकर का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, आप एक अध्यापक पद के लिए, जो कि इस समाज का सबसे सम्माननीय पद है, उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आपकी रणनीति भी बिल्कुल एक अध्यापक जैसी ही होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम पेपर की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज, और ये 2008 का पेपर है। इस पर देखते हैं, इस पूरे पेपर को एनालिसिस करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपका जो पाठ्यक्रम है उसको किस हद तक कवर किया जाता है, क्या प्रश्नों का लेवल होता है, और अब आपकी आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। देखिए, पहला पेपर है, इसके बाद भी और पेपर हैं और जीआईसी के पेपर की भी हम बात करेंगे, ठीक है, जिससे कि समाज की सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट के लिए, जिसके लिए आपने अप्लाई किया है, जिस पद के लिए, उसमें आप आसानी से सफलता अर्जित कर सकें। तो रणनीति तो हमको बनानी पड़ेगी। और पहला प्रश्न देखते हैं, मूंगफली प्रमुख फसल है। किस देश की प्रमुख फसल है मूंगफली? तो यह है गैम्बिया की। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये विश्व के भूगोल से प्रश्न था। अलीपुर बम मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? अलीपुर जो बम मामला है, जैसा आप लोग जानते हैं कि ये 1908 की बात है। उस समय की परिस्थिति में अगर आप ध्यान दें तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, जिसके कारण जनता में काफ़ी आक्रोश था। क्योंकि बंगाल का विभाजन वैसे तो बताया गया था कि प्रशासनिक सुविधा के लिए किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें उस समय की जो एकता थी समाज की, उसको तोड़ने का प्रयास किया गया था। और बाद में लोगों को यह बात समझ में आने लगी और विद्रोह होने लगा। तो इसी दौरान बहुत सारे क्रांतिकारी युवक थे जो बम बनाने की प्रैक्टिस कर रहे थे, और एक बम धमाका होता है। एक पहाड़ी है, जहाँ तक मुझे नाम याद आ रहा है, धीरिया पर्वत, और वहाँ पर बम धमाका हुआ जिसमें एक बंगाली युवक की मौत हो गई। ये एक आपराधिक षड्यंत्र के अंतर्गत इसका मुकदमा दर्ज हुआ, और ये मुकदमा जो था, इसकी सुनवाई चल रही थी कलकत्ता का जो अलीगढ़ सत्र न्यायालय वहाँ पर, इसलिए इसको अलीपुर बम मामले के नाम से भी जानते हैं। इसको अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे मुरारी पुकुर षड्यंत्र या मणिकोयला बम षड्यंत्र। और 6 मई 1919 को इसका फैसला आता है। ये एक ऐतिहासिक फैसला था, और इसमें जो रक्षा पक्ष के वकील थे वह थे चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास जी ने इस मुकदमे को जीता, और जो भी आरोपी थे वो बरी हुए इसमें। तो प्रश्न के अनुसार अलीपुर बम मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? तो चित्तरंजन दास ने किया था। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए,
खासी विद्रोह जो है, जो उत्तर पूर्व की पहाड़ियाँ हैं, गारो खासी नाम आपने सुना होगा, जनजाति भी वहीं रहती है, तो मेघालय। और खासी विद्रोह के अगर हम सन की बात करें तो 1830 से 33 के बीच में विद्रोह हुआ था तीरथ सिंह के नेतृत्व में। और संताल विद्रोह राजमहल की पहाड़ियाँ बिहार में, वहाँ संबंधित है। मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर से संबंधित है। तो भील विद्रोह जो उड़ीसा दिया हुआ, ये संभवतः गुजरात से संबंधित था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के अनुसार। देखिए, अब इस प्रश्न का भी हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। यह प्रश्न ये कहता है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो विभिन्न जनजातीय आंदोलन हुए हैं, विभिन्न अन्य प्रकार के आंदोलन हुए हैं, उनको भी आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए, इतिहास में एक बहुत बड़ी समस्या है जो लोग मुझसे साझा करते हैं कि सर इतनी ज़्यादा तिथियाँ और घटनाएं कैसे याद रखी जाएँ। तो आपको रटना नहीं है। मैंने पहले ही बताया कि आपकी रणनीति बिल्कुल अलग होना चाहिए। रटने के बजाय आपको रिलेट करने की कोशिश कीजिए। को रिलेट करके आप याद करेंगे तो चीज़ें आपके समझ में आएंगी। अगर आपके समझ में आएंगी तो आप वहाँ पे कॉमन सेंस अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको हमेशा याद रखना है कि 1/3 निगेटिव मार्किंग है। जनरल कहीं से भी कुछ भी पढ़ के आप अपनी सटीक तैयारी नहीं कर सकते, ऐसा मेरा मानना है। आपका सिलेक्शन बहुत सटीक होना चाहिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित आपको करना है। सूची 1 में पोताश्रय है और सूची 2 में राज्य हैं। यहाँ पे देख लीजिए, जो पोताश्रय है वो कोच्चि, पारादीप, मछलीपट्टनम, ओखा, और दूसरी तरफ जो राज्य है वो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल। दिए गए ऑप्शन की अगर हम बात कर लें, देखिए इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। ऑप्शन ए और ऑप्शन 3 एक जैसा है, तो 4, 1, 2, 3 आप चाहे ए मान लें या सी मान लें। तो यहाँ पर 4 कोच्चि जो है केरल में और ओखा उड़ीसा में। 4 1, 2, 3। तो इसमें बता दें जो कोच्चि है केरल में है, ओखा गुजरात में, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में और पारादीप जो है उड़ीसा में। आगे बढ़ते हैं। राइट आंसर आपको बता दें, चाहे ए मान लीजिए चाहे सी आप मान लीजिए। ठीक है, हम सी मान लेते हैं इसको। स्वाधीनता संग्राम में अच्छे शासन के लिए रामराज शब्द का प्रयोग किसने किया? रामराज शब्द का प्रयोग आप सब लोग परिचित हैं, महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया। तो ऑप्शन डी ये स्वतंत्रता संग्राम। देखिए, ये जो आपका स्वतंत्रता संग्राम का पार्ट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आप बहुत सही तरीके से देख लीजिएगा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन नंबर 6। तो आपको बताना है कि इस समय जो है कौन था गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और 1857 में हुआ था, जहाँ तक ये 1856 में ही इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया था। एक बार डेट आप चेक कर लीजिएगा। शिल्पाकृत भवन नाम किस मंदिर से संबंधित है? तो यह बृहदीश्वर मंदिर से संबंधित है। बृहदीश्वर मंदिर ऑप्शन डी सही होगा। इससे संबंधित कुछ और फैक्ट अगर हम आपके साथ साझा करना चाहें तो यह विश्व का एकमात्र और पहला मंदिर है जो ग्रेनाइट का बना हुआ है और यह तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। और इसका निर्माण अगर बात कर लें तो ये चोल शासक प्रथम राजा राम चोल थे। 1003 से 1010 के मध्य इसका निर्माण हुआ था और ये 13 मंजिल का मंदिर है और यूनेस्को की जो विश्व धरोहर होती उसमें भी इसको शामिल किया गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस धन का 3/4 हिस्सा 12,000 है? तो उस धन का 1/2 हिस्सा क्या होगा? खासकर ऐसे अभ्यर्थी जिनको मैथ से डर लगता है तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, कॉमन सेंस आप अप्लाई कीजिए, बहुत आसानी से निकल आएगा। 3/4 हिस्सा का मतलब है 3/4 का मतलब है कि अगर 4 बराबर पार्ट किए जाए तो उसमें जो 3 पार्ट हैं वो 12 के बराबर हैं, 12,000 के। तो एक पार्ट कितने के बराबर होगा? 4,000 के बराबर। ठीक है, 4,000 के बराबर होगा। 4,000 के 4 हिस्से किए गए तो 4 चुको 16, यानी कुल अमाउंट कितना 16,000 है और 16,000 का आधा कितना होगा? 8,000। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आसानी से आप निकाल सकते हैं इसको। मैं आपको फिर बताता हूँ। देखिए 3/4, पहले इसको समझिए कि प्रैक्टिकली ये क्या है। ये कहता है कि अगर 4 बराबर हिस्से किए जाएं तो उनमें से 3 हिस्से, मान लीजिए एक रोटी है, एक ब्रेड है, उसके 4 टुकड़े किए गए हैं और उसमें से 3 हिस्से लिए गए हैं। 3 हिस्से की वैल्यू कितनी है? 12 के बराबर है, यानी 12,000 के बराबर। तो एक हिस्से की वैल्यू क्या होगी? 4,000 के बराबर होगी। तो आधा का मतलब, इसमें 4 पार्ट है तो आधा का मतलब 2 पार्ट, तो 4 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, खासकर जो
प्रैक्टिकल अप्रोच होता है जिसको हम लोग व्यवहारिक गणित के नाम से जानते हैं, उससे आप प्रयास कीजिएगा तो सॉल्व हो जाएगा। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 70% व्यय करने के पश्चात हर महीने 21 रुपये की बचत करता है। खर्चा कितना किया? 70%। देखिए प्रतिशत वाले सवालों को आप 100 से मान के चला करिए, आसानी से निकल जाएगा। यानी मान लीजिए 100 रुपये मेरी इनकम है, 70 रुपये मैंने खर्चा कर दिए, 30 रुपये बचाए, यानी हर 100 में हमने 30 रुपये बचाए तो हम 2100 रुपये बचा पा रहे हैं। हमने 30 रुपये बचाए तो 2100 रुपये बचा पा रहे हैं। और मासिक आय कितनी है? ठीक है, यानी अगर इससे हम निकाल लें 3 सत्ते 21, तो हमने यहाँ पर जो बचाया इसको आप ऐसे देखिए, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ जब हम 30 रुपये बचा रहे थे तो हमारी इनकम कितनी थी? 100 रुपये थी, और अब हम बचा रहे हैं 21 रुपये। ठीक है, यहाँ पे 0 0 हटा दीजिए। इसका मतलब हुआ कि जब हम 3 रुपये बचा रहे थे तो हमारे पास इनकम कितनी थी? 10 रुपये। 0 दोनों हमने हटा दिया। तो जब हम 21 रुपये में बचाना होगा तो 3 को कितने टाइम 21 है? 3 का 7 टाइम 21 है, तो 10 का 7 टाइम कितना होगा? 10 का 7 टाइम कितना होगा? 70 होगा। ठीक है, और यहाँ पर हम बचा रहे हैं 2100, तो हमें 2 जीरो यहाँ बढ़ाने होंगे 21 के आगे, तो इस 70 के आगे भी हम 2 जीरो बढ़ा लेते हैं, तो ये हमारा कितना हो गया? 7000 रुपये। तो हमारी इनकम कितनी थी? 7000 रुपये। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी। हाँ, तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सी। चलिए, बिल्कुल आप आसानी से प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा समझ में। मैथ है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच कीजिए। एक मोटर गाड़ी अपनी यात्रा 12 घंटे में पूरी करती है। यदि उसने पहली आधी दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और बाद की आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी से पूरी की हो तो कुल दूरी कितनी होगी? इस प्रश्न को भी आप सॉल्व कर सकते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच से। कैसे? चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए आप ऑप्शन देखिए। ऑप्शन में आपके पास 190 किलोमीटर, 210 किलोमीटर, 240 किलोमीटर, 280 किलोमीटर। जो सबसे सरल ऑप्शन लग रहा है उसको आप लीजिए। देखिए, सबसे सरल कैलकुलेशन करना है, यहाँ 240 का है, तो सबसे पहले हम 240 को देखते हैं। देखिए, ये पूरी दूरी थी। ठीक है, इस पूरी दूरी को 12 घंटे में कवर किया गया। अब आधी दूरी आपने 15 किलोमीटर के हिसाब से की और आधी दूरी आपने जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से की। प्रति घंटे का मतलब है कि हर 1 घंटे में आप 15 किलोमीटर चल रहे थे, तो टोटल दूरी अगर आपकी 240 है, देखिए 240 है तो 120 आधी हो जाएगी, 120 आधी हो जाएगी, क्योंकि आधी आधी दूरी की बात कर रहे हैं। तो 15 किलोमीटर जब आप 1 घंटे में चलेंगे तो 120 किलोमीटर चलने में आपको कितना समय लगेगा? 8 घंटे का, क्योंकि 15 8 जा 120, तो यहाँ से आपका 8 घंटे आ गया। और जब 30 किलोमीटर 1 घंटे में चलेंगे तो 120 किलोमीटर चलने के लिए आपको कितना समय लगेगा? 3 चौक को 12, यानी 3 4 जा 12, यानी 13 4 जा 120, तो 4 घंटे। अब 8 और 4 को जोड़ दीजिए, देखिए क्या ये 12 आया? आ गया। इसका मतलब इसका सही ऑप्शन होगा सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे 3 क्वेश्चन आए मैथ के, 1 2 3, और तीनों को एक बिना किसी फार्मूले को अप्लाई किए हुए, बिना किसी सूत्र को रटे हुए हमने एक जो हमारा प्रैक्टिकल अप्रोच है, जो व्यवहारिक गणित हम कभी पढ़ते थे, उसके आधार पर हमने इसको सॉल्व किया। सिमिलरली अगला भी क्वेश्चन यहाँ पर मैथ से आ रहा है। कई सारे क्वेश्चन हैं मैथ के। एक दूध विक्रेता जिस दर पर दूध क्रय करता है उसमें कुछ पानी मिलाकर उसी दर से उसे बेच देता है। इस प्रकार उसे 25% का लाभ होता है। तो प्रत्येक लीटर दूध में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा कितनी होगी? दूध तो सबके घर में आता होगा, दूधिया भी आता होगा, और ये हमेशा शिकायत भी सुनने को मिलती होगी, आप लोग शिकायत भी करते होंगे कि दूध में पानी मिला दिया है। तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है अपने माइंड में ही कि इससे हम आपका लाभ हो रहा है या नुकसान हो रहा है, तो कितना लाभ हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर निकल आएगा। चलिए इसको भी हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच से। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए आप। एक दूध विक्रेता जिस दर से दूध क्रय करता है
सपोज दैट 1 लीटर दूध लिया और उसमें कुछ पानी मिलाकर उसी दर से बेच देता है, रेट में कोई परिवर्तन नहीं करता, तो उसे 25% का लाभ होता है। 25% का लाभ होता है। तो 1 लीटर में अगर बात करें और ऑप्शन आपके 250 ml है, मतलब ml में है, तो 1 लीटर में 1000 ml होता है, ठीक है। और इसका 1/4 कितना होता है, 250 होता है। तो ये सीधे सीधे आपका आंसर है कि उसने 1 लीटर में 250 ml पानी मिला लिया होगा। अब 1 लीटर उसने बेच लिया पानी मिला के, 250 ml उसका दूध बच गया, उसने आके बेच लिया, तो वही उसको 25% का लाभ हो गया, 1/4 का। तो सीधे सीधे देखने से पता चल रहा है कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन और आ गया, 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 और लघुत्तम समापवर्तक 693 है। यदि उनमें से एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। सिंपल सा बात है, जो 2 संख्याएं होती हैं उनको आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं, और जो लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक होते हैं, यानी जो एलसीएम और एचसीएफ होता है उसका मल्टीप्लिकेशन एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर हमेशा बराबर होना चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना। देखिए, अगर जो अकेला दिया है उससे दी गई 2 संख्या में से किसी को आप डिवाइड कर दीजिएगा, जो आए उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ देखिए लासा मासा एक साथ रहता है, पहली नंबर दूसरी नंबर एक साथ रहती है, तो लासा और मासा दिया गया है, यहाँ पर लासा मासा दिया गया है, एक नंबर दिया है, दूसरा पूछ रहा है, तो आप सीधे कट कर दीजिए 11 1 11 7 जा 77 और 7 आ गया, 7 से आप इसको डिवाइड कीजिए तो 7 7 9 जा 63 7 9 जा 63, तो कितना आएगा 99। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है। देखिए बहुत डिफिकल्ट यहाँ पर कोई भी मैथ का क्वेश्चन नहीं है। तो मैथ आप अगर आप सोच रहे हैं जीडीसी एग्जाम के लिए आपको बहुत डीपली पढ़ना है, तो जीडीसी एग्जाम के लिए आपको डीपली नहीं पढ़ना है। अब तो जीआईसी में कैसा आएगा वो हम वहाँ के पेपर में बात करेंगे। फिर अगला, सरदार भगत सिंह के संगठन का नाम क्या था। अभी आप देख रहे हैं, जैसे मैंने इतिहास की बात की, तो इतिहास में अधिकांशतः क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपका जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, ये एक ऐसा पार्ट है जहाँ से बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको आपको डीपली तैयार करना ही होगा, कोई दूसरा विकल्प नहीं। तो सरदार भगत सिंह के संगठन का क्या नाम था, दिए गए जो ऑप्शन है उसमें अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी जो थी वो सरदार भगत सिंह की पार्टी थी, संगठन था। अन्य जो नाम दिए इनको भी आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, इसके विषय में थोड़ा थोड़ा जरूर पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन राइट ऑप्शन की बात कर लें तो क्या होगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 14, थाईलैंड के प्रथम महिला मंत्री होने का यश किसे प्राप्त हुआ है। तो देखिए ये काफ़ी पुराना प्रश्न है, ठीक है। पेपर हम लोग बहुत पुराना सॉल्व कर रहे हैं, तो कुछ प्रश्न इसमें होंगे जो आज के समय में तर्कसंगत तो नहीं होंगे, लेकिन हमें एक आइडिया मिलेगा कि इस तरह कोई भी घटना हो रही है, कहीं पर भी चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर कहीं कोई महिला अभ्यर्थी का नाम आ रहा है, प्रथम नाम आ रहा है, तो उस पर आपको नज़र रखनी होगी। दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन सी सही माना गया था आयोग के द्वारा, इंगलुक सिनावस को। ऑप्शन सी राइट आंसर यहाँ पे होगा, लेकिन ये आपके एग्जाम की दृष्टि से अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर देखिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 15 16। तो वर्तमान में भारतीय थल सेना प्रमुख कौन है। अभी ये 2008 का पेपर है, इरिलेवेंट है। वर्तमान में कौन है आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित वर्ष 2012 का ऑस्ट्रेलियाई ओपन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता। जो भी खेल की है, खेल की खबर है, उसको आपको डीपली देखना होगा, इवन दो पुराना पेपर है। अब देखिए आप क्वेश्चन एक प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं कि 2008 हम ऊपर डाल रहे हैं और 2012 के यहाँ, तो ये 2008 का पेपर कैसे होगा, स्वाभाविक है। तो जो ऊपर पड़ा वो विज्ञापन का है, जैसे कि अभी जो 2017 में विज्ञापन आया था, अभी भी उसके कुछ विषयों के इंटरव्यू हो रहे हैं 2020 में, तो और पेपर 2019 में हुआ था। तो अगर उसके पेपर के ऊपर हम 2017 रखते हैं और क्वेश्चन आपको 2018 का मिलता है या 19 का मिलता है, तो रीज़न है कि एग्ज़ाम आपका कब हुआ, तो उस हिसाब से पेपर सेट होता है। 2018 का विज्ञापन 2008 का विज्ञापन 2012 के आसपास पेपर हुआ होगा, तो इसलिए 2012-13 में जो भी, तो आपको पूरा नज़र रखना है। देखिए 2012 में फिर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2012 को क्या घोषित किया है। तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र वर्ष ने 2020 को क्या घोषित किया है, 2021 को क्या घोषित किया है, ये आपको देखना होगा। ये इरिलेवेंट है इसलिए इसको मैं छोड़ रहा हूँ। वित्त आयोग अपनी सिफारिश से किसे प्रस्तुत करता है। तो ये
वित्त आयोग से संबंधित क्वेश्चन हो गया। जैसे हमने कहा कि संविधान और जो वित्त मंत्रालय इनके कार्य यहाँ पे से भी आपको थोड़ा सा देखना होगा। तो दिए गए ऑप्शन में अगर हम बात कर लें क्वेश्चन नंबर 19 का, जो राइट आंसर होगा वो होगा राष्ट्रपति को। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। निम्नलिखित में किसके द्वारा सांप्रदायिक सद्भावना पुरस्कार दिया जाता है? जो पुरस्कार है वो देखना होगा किसे मिला और कौन उनको प्रदान करता है। तो अगर हम बात कर लें सांप्रदायिक सद्भावना पुरस्कार, तो राष्ट्रीय एकीकरण परिषद द्वारा दिया जाता। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस राज्य में लिग्नाइट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ये भी डेटा आपको अपडेट करना पड़ेगा क्योंकि समय समय पर चेंज हुआ करता है डेटा। फिर भी दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 में तमिलनाडु। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो ये प्रश्न हमको क्या इंडिकेट कर रहा है? जो भारत का सामान्य भूगोल है या अर्थव्यवस्था है, तो उसमें किस पदार्थ का, किस सब्सटेंस का कहाँ से उत्पादन होता है, कौन प्रथम स्थान पर है, कौन दूसरे स्थान पर, ये जो फैक्ट होते हैं इनको भी आपको थोड़ा सा देखना होगा। अब हम साइंस की ओर बढ़ रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें, यहाँ अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। दिए गए ऑप्शन में प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23, निम्न युग में से किसके मध्य डॉक्टरी तौर पर विवाह अनुवंशित नहीं किया जाता है? तो यहाँ आर एस फैक्टर है, साइंस से बायो से क्वेश्चन, तो यहाँ ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आर एस प्लस पुरुष और आर एस माइनस महिला, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24, शुष्क बर्फ क्या होती है? तो यह प्रतिष्ठित कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस है? हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रस ऑक्साइड? तो नाइट्रस ऑक्साइड राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 25 में, बी। केंद्रीय औषध एवं सुगंधि पादप संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की विशेष जानकारी होनी चाहिए, तो कुछ पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश से। ठीक है, तो एक प्रश्न मिल गया। लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो ये आहूत की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। संविधान से क्वेश्चन है, मतलब जो राज्य व्यवस्था है भारत की। राज्यपाल की पदावत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसकी पदावत 5 वर्ष की है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। वह राज्य की विधानसभा में विश्वास की अवधि पर्यंत पद धारण करता है। और चौथा है, वह पदावत समाप्त होने पर उत्तराधिकार के पद ग्रहण नहीं करने पर भी पदासीन नहीं रह सकता। तो ये 4 ऑप्शन है, तो इसको आपको बताना कूट मिलान है इसमें कि कौन सा सही है या उपरोक्त में कौन से कथन सही है। तो इसमें जो कथन 1 और 2 है वो दोनों ही सही हैं। क्या है कथन 1 और 2? एक बार फिर से देख लीजिए। उसकी पदावधि 5 वर्ष की है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 29, विश्व की जो सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है दोस्तों कनाडा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 30, निम्न युगों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ देख लीजिए अलग अलग दिया हुआ, लोनार, कोलेरू, नक्की, पुलकित, इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं? तो इसमें लोनार जो मध्य प्रदेश का दिया है सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रश्नों को उत्तर संकलित करने में जो आंसर है संकलन करने में मैंने विशेष सावधानी रखी है। फिर भी यदि कोई गलती हो सकती है ह्यूमन बीइंग से, हो सकता है कहीं गलती मुझसे हुई हो, तो आप जानते हैं कि वीडियो के बीच में उसको सुधार कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर ऐसी कोई गलती भविष्य में मुझे नज़र आती है तो उसको मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा और वो आपको जब भी आप कमेंट में जाएंगे तो सबसे पहले ऊपर ही शो हो जाएगा। अच्छा, हम अपने मुद्दे पर लौटते हैं। अब इसके आगे भी पेपर होगा, हम फिर बात कर लेंगे, लेकिन हमारा मुद्दा ये था कि हम तैयारी कैसे करें, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। ये पूरे सिलेबस को हमने देखा, पूरा एक छोटा सा एनालिसिस किया। तो केवल पढ़ने से आपका काम नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी।
पेपर संतुलन की बात करें तो संतुलित पेपर था। सामान्य विज्ञान से भी प्रश्न थे। वर्तमान की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं भी थी इस पेपर में। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से भारत के इतिहास था। भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था को भी इसमें से संबंधित हमें प्रश्न मिले। भारत और इसका भूगोल, मानसिक योग्यता से संबंधित हमें प्रश्न मिले, लेकिन सांख्यिकी, आंकड़ा विश्लेषण से संबंधित हमें प्रश्न नहीं मिले हैं। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। वैसे पूरा सिलेबस सबको मैं कवर करने का प्रयास करूंगा। अंत में देखिए, जैसे आप लोग जानते हैं कि पिछली बार भी मैंने वर्क किया था, और ये अभी मैंने जो आपको के लिए वीडियो लेके आया हूँ, जो हमारे प्रीवियस ईयर के नोट्स है उसके माध्यम से एक रणनीति बना के मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा जल्दी से जल्दी आप लोगों को सारा मैटर उपलब्ध कराया जाए। आप लोगों के लिए वीडियो मिलते रहेंगे। फिर भी यदि आप अपनी एक बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो भी आप पढ़ें उसका रेगुलर वे पे मूल्यांकन हो, आपको नोट्स बोथ लैंग्वेज में मिल जाए, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, या खासकर जो इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थी हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैं हिंदी में सहज महसूस करता हूँ और मुझे लगता है कि हिंदी में चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर सकता हूँ, इसलिए मैं वीडियो हिंदी में ही बनाता हूँ। बट आप लोगों की डिमांड पर मैंने अब इंग्लिश में भी नोट बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। यूपीएचएससी के लगभग नोट्स कंप्लीट हुआ है हमारे इंग्लिश में भी, और जैसा भी होगा आगे मैं अवगत कराऊंगा, क्योंकि अभी यूपीएचएससी का विज्ञापन नहीं आया है। जीडीसी में भी मैं बोथ लैंग्वेज पे वर्क कर रहा हूँ। तो एक अच्छी रणनीति के साथ अगर आप जीएस पार्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी ऑलरेडी उसमें तैयारी कर रहे हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, मिलकर हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और हम लोगों का एक ही उद्देश्य है, आपका उद्देश्य और हमारा उद्देश्य, कि इस एग्ज़ाम में सफलता हासिल की जाए। बार बार मेहनत करने से अच्छा एक ही बार मेहनत करके सफलता हासिल कर ली जाए। तो अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी आप लोगों के पास होगा, नहीं तो आप नोट कर लीजिए 9506543831। इस पर व्हाट्सएप करके जो भी जानकारी को प्राप्त आप कर सकते हैं। अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे एक और पेपर की, और उसको भी एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, क्या हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न थे, और थोड़ा हमें और जानकारी मिल पाएगी कि हम किस तरीके से सही तैयारी करें। क्योंकि देखिए, मैंने देखा कि अभी एक बुक मैंने मंगाई थी और उसमें इतना सारा डेटा था कि जो नहीं पढ़ना था वो भी देना था। कुछ पब्लिशर लोग ऐसे हैं, शायद उनको सुधार करना चाहिए, कि बुक्स बेचने के लिए करंट अफेयर्स आगे जोड़ देते हैं और 20 का डेटा 3-3 साल पुराना पड़ा हुआ है, तो उसमें कोई अपडेशन ही नहीं है। तो हमारी इस पर भी नज़र रहेगी, जो भी अपडेटेड डेटा है वो आप तक पहुँचाया जाए, जिससे कि आपको परेशानी का सामना न करना पड़े। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।